18 जून की रात, राजस्थान का श्रीगंगानगर। रात के करीब 10:30 बजे शहर की सड़कें धीरे धीरे शांत होने लगी थी। दुकानों के शटर गिरने लगे थे, लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। और उसी रात एक 13 वर्षीय बच्ची भी अपनी सहेली के घर से निकली। उसे सिर्फ अपने घर पहुंचना था। उसने सड़क पर खड़े एक ई रिक्शा को रोका और ड्राइवर से कहा, अंकल मुझे घर छोड़ दीजिए। शायद उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस रिक्शे में वो बैठ रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आए उस मामले के जिसने सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। यह उस व्यवस्था की परीक्षा है जिसका पहला कर्तव्य बच्चों की सुरक्षा। पुलिस जांच के अनुसार ये रिक्शा चालक बच्ची को उसके घर ले जाने के बजाय एक होटल ले गया और यहीं से कथित तौर पर घटनाओं की वो श्रृंखला शुरू हो गई जिसने पूरे मामले को देश के सबसे गंभीर अपराधों में शामिल कर दिया। उधर घर में समय बीत रहा था। परिवार को लग रहा था कि शायद बच्ची रास्ते में होगी। कुछ देर बाद चिंता बढ़ी, फोन किए गए, रिश्तेदारों से भी पूछा गया, आसपास तलाश शुरू हुई, लेकिन हर मिनट के साथ उम्मीद कम होती चली जा रही थी। अगले दिन परिवार पुलिस के पास पहुंचा और गुमशुदगी दर्ज कराई और यहीं से पुलिस की तलाश शुरू होती है। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि यह कोई सामान्य गुमशुदगी का मामला नहीं। पुलिस के अनुसार बच्ची को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया और कई लोगों की संलिप्तता की आशंका सामने आई। बाद की जांच में कई आरोपियों की पहचान हुई और गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। अब जरा रुककर सोचिए, एक बच्ची अपने घर जाने के लिए सार्वजनिक वाहन में बैठती है। परिवार उसे सुरक्षित समझकर इंतजार करता है, लेकिन अगर वही भरोसा अपराध में बदल जाए तो सवाल सिर्फ एक आरोपी पर नहीं उठता, सवाल पूरे सुरक्षा तंत्र पर उठता। क्या हमारे शहरों में बच्चों की सुरक्षा केवल किस्मत के भरोसे है? क्या सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाला हर बच्चा सुरक्षित है? क्या ऐसे प्रतिष्ठानों की निगरानी पर्याप्त है जहां किसी भी समय संदिग्ध गतिविधियां हो सकती है? और यही वो सवाल है जिनका जवाब ये मामला मांग रहा है। 22 जून को पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया। इसके बाद जांच तेज हुई, कई स्थानों पर छापेमारी हुई। पुलिस ने रिक्शा चालक, होटल प्रबंधन से जुड़े लोगों और अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार जांच अभी भी जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही। कहा जाता है कि उन 5 दिनों में 3 होटलों में लगातार 32 लोगों ने उस बच्ची को नोच डाला। सुनकर आप सिहर जाएंगे, डर लगने लगेगा, घिन आएगी, नफरत होगी। कितनी बार उस बच्ची ने डर के मारे बेबस होकर सामने वालों से हाथ जोड़कर विनती की होगी, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। वो कितना रोई होगी, कितना तड़पी होगी, कितना असहाय सा महसूस किया होगा। उस बच्ची की पीड़ा का अंदाजा आप और हम यहां बैठ के नहीं लगा सकते। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक और तस्वीर सामने आने लगी। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठने लगा कि जिन होटलों का नाम इस मामले में सामने आया, क्या उनकी गतिविधियों के पहले कभी कोई जांच हुई थी? क्या प्रशासन को इन प्रतिष्ठानों के बारे में पहले से कोई जानकारी थी? अगर थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और बस यहीं से यह मामला केवल एक आपराधिक जांच का नहीं रह जाता बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का विषय बन जाता है। क्योंकि जिस अपराध के बाद कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपराध होने से पहले उसे रोक पाना। और इसी बिंदु से इस कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है, जहां सवाल केवल आरोपियों से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से भी पूछे जाने चाहिए जिसे ऐसे अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया। 22 जून को पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बरामद किया। इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ये मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि कथित तौर पर एक बड़े नेटवर्क की जांच का रूप लेने लगा। पुलिस के अनुसार अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें ई रिक्शा चालक, कुछ होटल संचालक, प्रबंधक, अन्य संदिग्ध शामिल बताए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और बाकी आरोपियों की तलाश भी कर रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारी की खबरों के साथ ही शहर में एक और बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि क्या ये सब कुछ अचानक हुआ या फिर इसके संकेत पहले से कहीं मिल रहे थे, मौजूद थे। स्थानीय रिपोर्टर्स के अनुसार श्रीगंगानगर में लंबे समय से कई होटलों की गतिविधियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे।
यह भी दावा हुआ कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे होटल संचालित हो रहे थे जिनमें से कई के पास आवश्यक पंजीकरण भी नहीं था। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के दायरे का विषय है, लेकिन यदि इनमें जरा सी भी सच्चाई है तो यह प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी क्षेत्र में अवैध या संदिग्ध प्रतिष्ठानों की जानकारी पहले से थी तो नियमित निरीक्षण क्यों नहीं हुआ? पुलिस भी वहां जाकर के रिसेप्शन पे जो रजिस्टर्स फाइल्स पड़ी होती है वहां पर जाकर बस खाना पूर्ति करके साइन करके आ जाती है। अगर ईमानदारी से चेक किया होता तो शायद वो बच्ची इन दरिंदों से बच जाती, इस हैवानियत से बच जाती। क्या स्थानीय प्रशासन ने समय समय पर होटल रजिस्टर, पहचान दस्तावेज और सीसीटीवी रिकॉर्ड की जांच की? अगर नहीं तो क्यों? और अगर जांच हुई थी तो कथित तौर पर इतना बड़ा अपराध आखिर कैसे संभव? घटना के बाद प्रशासन ने जिन होटलों का नाम सामने आया उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। कुछ इमारतों को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर भी चलाया गया, लेकिन इस भयावह घटना के रूप में नहीं, अवैध निर्माण के रूप में, जिस पर अक्सर ये कहा जाता है कि जब ये इतने टाइम तक बनती है, इतने टाइम तक पलती फूलती है, चलती है, तब तक प्रशासन चुप्पी साध के बैठता है। सवाल एक और यहां पर खड़ा होता है, अगर निर्माण ही अवैध था तो उसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं रहती? क्या अवैध निर्माण घटना के बाद ही अवैध बनता है, या फिर कार्रवाई तब शुरू हुई जब मामला सार्वजनिक हो गया? कानून अपना काम करे ये जरूरी है, लेकिन कानून की सबसे बड़ी परीक्षा अपराध के बाद नहीं, अपराध से पहले होती है, उसे रोकने की होती, क्योंकि बुलडोजर किसी इमारत को गिरा सकता है, उस बच्ची के बचपन, उस बच्ची के टूटे हुए व्यक्तित्व को वापस नहीं ला सकता। अगर निगरानी व्यवस्था पहले ही सक्रिय होती तो शायद इस तरह की घटना पनप नहीं पाती 5 दिनों तक। 32 लोग ये हैवानियत उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ नहीं कर पाते, और इस तरह की कार्रवाइयों की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी बीच स्थानीय नागरिकों और महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, अवैध होटलों की जांच और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की मांग की है। दोस्तों, ये आक्रोश केवल एक घटना का नहीं था, ये उस डर का था जो हर परिवार महसूस करता है। अगर एक बच्ची घर लौटते समय सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा का भरोसा किस काम का और किस पर किया जाए? इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जांच की पारदर्शिता। कानून स्पष्ट कहता है कि किसी नाबालिग पीड़िता की पहचान किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं की जा सकती। यह उसकी गरिमा और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ जनता को यह जानने का भी तो अधिकार है कि जांच कहां तक पहुंची, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ और आगे की कार्रवाई क्या है। पारदर्शिता का मतलब पीड़िता की पहचान उजागर करना नहीं है, पारदर्शिता का मतलब है जांच पर जनता का भरोसा बनाए रखना। एक और सवाल उठता है कि क्या केवल वे लोग जिम्मेदार हैं जिन पर प्रत्यक्ष अपराध के आरोप हैं? क्या यहाँ पर सिर्फ वो 32 लोग जिम्मेदार हैं, या फिर उन लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए जो कथित तौर पर ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, लेकिन समय रहते किसी ने सूचना। हर एक व्यक्ति के पास आज के समय में मोबाइल रहता है, लेकिन एक व्यक्ति पुलिस का नंबर डायल नहीं कर पाया। अगर किसी संस्थान में संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी, अगर कर्मचारियों को वहां कुछ भी असामान्य दिखाई दिया, किसी का जमीर नहीं जागा उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ ये सब कुछ होता देखकर भी? किसी स्तर पर सूचना दी नहीं गई, दबा दी गई, और कानून के अनुसार उन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। कई बार अपराध केवल एक व्यक्ति नहीं करता, कई बार अपराध उस चुप्पी से भी मजबूत हो जाता है जो उसे होने देती है, आंख फेर लेती, और यहीं से मामला केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहता। ये पूरे प्रशासनिक ढांचे, निरीक्षण व्यवस्था और जवाबदेही की परीक्षा बन जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल अदालत और न्याय व्यवस्था के सामने है, क्या ये मामला भी वर्षों तक फाइलों में चलता रहेगा, या फिर इस बार भी न्याय समय रहते दिखाई देगा, ताकि आगे ऐसे दरिंदों के मन में इस तरह के घटिया विचार आने से पहले ही उन्हें ये सजा याद आ जाए और शायद अगली बार कोई बच्ची फिर बच जाए। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे चाहे, जितना चाहे अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस मुद्दे को उठाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम ना सड़ा हुआ है, सोता हुआ है, उसे जगाए रखने का काम भी आपका है। ठंडे बस्ते में मत जाने दीजिए ऐसे मामलों को। जो कर सकते हैं वो करिए, आवाज उठाइए। जब एक मैच होता है तो सड़क पर पहुंच जाते हैं पटाखे फोड़ने, खुशियां मनाने,
जरा कुछ होता है, एक बुलडोजर भी अगर आपकी गली में आ जाए तो वो देखने के लिए वहां पर न जाने कितने लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। इस बच्ची के लिए जरा आवाज उठाना सीख जाइए। अपने अपने मुद्दों के लिए तो हर कोई बोलता है, साझा बेटियों के लिए बोलना अब शुरू करना होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या राय है, क्या सजा चाहते हैं और क्या होना चाहिए इसका।